बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। पर उससे पहले आप सभी को बधाई दे दूं कि आपने 9th क्लास से पार किया, 10th में आ चुके हैं, पर अब पढ़ाई हमको डबल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले इसका सिनेप्सिस जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1757 में इंडिया पहुंचती है और यहां पे अपने आप को पोर्ट्राइज करते हैं कि हम मियर ट्रेडर्स हैं, वी आर जस्ट मियर ट्रेडर्स जो स्पाइसेस में ट्रेड करने आए थे। मतलब इंडिया के स्पाइसेस के और इंडिया के रॉ मटेरियल्स को ट्रेड करने आए थे बाहर अपने देश में बेचने के लिए। तो 1757 में ये इंडिया पहुंचते हैं एज मियर ट्रेडर्स और यहाँ पे चापलूसी करके और धोखाधड़ी करके या बिट्रेल करके ये इंडिया में धीरे 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 करके अपना कब्जा बनाना शुरू कर देते हैं। कब्जा बनाते 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 ये 100 ईयर्स, 100 साल हमारे भारत माता को ये एक्सप्लॉइट करते हैं और यहाँ इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा भारत को वीक करते रहते हैं। डिफरेंट प्रिंसली स्टेट के पास जाके, डिफरेंट राजाओं के पास जाके उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ये करते करते हमारे लोगों को पता चलता है कि ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ ट्रेड नहीं बल्कि हमको एक्सप्लॉइट करने आए हैं और सारे लोगों के बीच में इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता रहता है और 100 साल का गुस्सा बन जाता है। 1857 को एक छोटी सी आग लगती है और ये फूट जाता है। तो 100 ईयर ऑफ ऑपरेशन रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के लोगों के ऊपर, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, और बहुत सारे कॉजेज रहते हैं जो कि ये 1857 को एक रेवोल्यूशन बना देता है, एक रिवोल्ट हो जाता है 1857 के, जिसको हम एक सीपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। सीपॉय मतलब सोल्जर्स जो हमारे भारत के लोग थे उसको हम सोल्जर्स बोलते थे, जो ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ये सोल्जर्स के म्यूटिनी को सीपॉय म्यूटिनी बोला जाता है और इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कई सारे हिस्टोरियंस के तरफ से इसको बोला गया है इट वॉज द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। हमारे भारत के लोगों ने, हमारे भारत के महाराजाओं ने, रानियों ने लगा कि हमको अब भारत को आजादी दिलानी है इनसे, इसलिए मई 11 1857 को ये लोग रिवोल्ट करते हैं, अपने ब्रिटिश सुपीरियर्स के अगेंस्ट में उनको मारते हैं और कब्जा ले लेते हैं अपने प्रिंसली स्टेट का। पर जैसे मैं बता रहा हूं कि इस रिवोल्ट के बहुत सारे कॉजेज थे। सबसे मेजर कॉजेज मैंने यहां पे पिन डाउन करके रखे हैं आपके लिए। सबसे मेजर कॉजेज जो मुझे लगता है था उस टाइम, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे उनके ब्रिटिश ट्रूप्स में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स वहां पे थे। अब ब्रिटेन क्या करती है कि एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन करती है ब्रिटिश, मतलब इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी तो नहीं, ब्रिटिश आर्मी जो इंडियन के लोग थे। तो एनफील्ड राइफल्स को यहाँ इंट्रोड्यूस इन लोग करते हैं। एनफील्ड राइफल को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो कार्टलेज था एनफील्ड राइफल्स का, जो एनफील्ड कार्टलेज था वो पिग फैट और काउ फैट से बना हुआ था, जो कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए एक रॉन्ग थिंकिंग थी। मतलब एक थिंकिंग थी कि हम पिग और काउ, जिसको हम काउस को हम बहुत मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं, उनको हम कैसे, उनका फैट को हम कैसे अपने मुंह में ले सकते हैं। तो कार्टिलेजेस, फैट्स और पिग्स के जो कार्टिलेज थे वो यूज हो रहा था। दूसरा था कि बहुत सारे इमीडिएट कॉजेज थे जिसकी वजह से बना था, ये एक स्टार्ट था। और भी कॉजेज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैसे थे। सबसे पहले जो कार्टिलेज था उसके बाद था सब्सिडरी अलायंस, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब यहां शुरू होती कहानी की लॉर्ड वेल्सले उस टाइम बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया आते हैं वो, और यहां पे आके पहले तो वो देखते हैं कि यहाँ जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि पूरे स्टेट्स इंडिया में डिवाइडेड थे, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थे मगर प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब सारे राज्यों में कोई ना कोई राजा था या कोई प्रिंस वहां पे था। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहां वो पहुंचते हैं लॉर्ड वेल्सले, और वहां पे पहले तो वो ये बोलते हैं कि भैया हम प्रिंसली स्टेट्स पे कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रिंसली स्टेट के अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। मगर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि ये थोड़े से राजा थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, थोड़े वीक हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो वो एक आइडिया लेके आते हैं, द आइडिया ऑफ सब्सिडरी अलायंस। वो ये बोलते हैं कि एक राजा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए भैया, आपको आपके स्टेट पे जो भी प्रॉब्लम है, दूसरे राज्य से आपके स्टेट में जो प्रॉब्लम है, जो आपके बीच में लड़ाइयां चल रही है, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके तरफ से हम लड़ाई करेंगे, एक अग्रीमेंट साइन कराते हैं कि हम लड़ाई करेंगे और आपको बस हमको पेमेंट के तौर पे अपने स्टेट के अंदर थोड़े ज्यादा पावर्स देने पड़ेंगे। अब पावर्स क्या हो सकते हैं? बॉर्डर कंट्रोल दे सकते हैं या मिलिट्री कंट्रोल दे सकते हैं या मे बी लैंड कंट्रोल दे सकते हैं। तो ये सारे पावर्स आपको हमको देने पड़ेंगे
और इसके एवज में हम जो बाजू वाले स्टेट से आपकी लड़ाई चल रही है उसमें आपको फुल मदद करेंगे। तो ये अग्रीमेंट साइन कर देते हैं दोनों। धीरे धीरे क्या होता है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिटिश आर्मी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रूप्स रहती हैं, ब्रिटिश आर्मी रहती है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रिंसली स्टेट्स मोस्टली क्या होते हैं कि अब डिपेंडेंट हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स है उनको तो पेमेंट चाहिए, कैसे ना कैसे पेमेंट चाहिए, उनका कर्ज बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब क्या कर रहे हैं उन लोग, एक नया आइडिया लेके आएंगे, अगर आप भैया हमारे ब्रिटिश ट्रूप्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका राज्य को हम अनेक्स कर लेंगे, मतलब आप अब से आपके राज्य कंट्रोल हमारा रहेगा। यानी कि किंग को बहुत ज्यादा डाउन कर देते थे, या मे बी कई स्टेट्स में तो मार भी देते थे और वो राज्य को अनेक्स कर लेते थे। तो ये एक पहली पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरी पॉलिसी जो थी वो थी बहुत फेमस, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़िएगा, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है 10th क्लास के बोर्ड में, बहुत सालों से आया हुआ है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड वेल्से के बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, 1846 में बनते हैं यहाँ के गवर्नर जनरल, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट्स में या कोई भी बड़े राज्य में अगर राजा का कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब राजा कोई वंशज नहीं है, तो वो राज्य ऑलरेडी, वो राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कब्जा ले लेगी। अडॉप्टेड सन भी माना नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी वो लेके आए थे। ऐसे बहुत सारे राज्य उनने अनेक्स कर लिए, जिसका रिवोल्ट सबसे ज्यादा दो स्टेट्स में हुआ, कानपुर और झांसी में। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे किया, क्या हुआ, बट अभी आप ऊपर से जान लीजिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया 1846 में लॉर्ड डलहौजी की तरफ से, और उन्होंने ये बोला कि भैया अब अगर आपको कोई नेचुरल एयर नहीं है तो हम आपका राज्य को एनेक्स कर रहे हैं। इसके वजह से जो सबसे फेमस राज्य था गंगाधर राव का राज्य, मतलब किंगडम ऑफ झांसी। गंगाधर राव 1853 में गंगाधर राव का कोई अडॉप्टेड, उनकी डेथ हो जाती है 1853 में, और उनका कोई नेचुरल एयर नहीं रहता है। तो उनके जो अडॉप्टेड सन रहते हैं उनको मना कर दिया जाता है कि आप इस राज्य के राजा नहीं बन सकते क्योंकि आप एडॉप्टेड सन हो। इसलिए ये जो राज्य है हमारे अंदर आएगा, इसको ब्रिटिश एनेक्स कर लेती है, जिसका रिवोल्ट रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही शानदार और बहुत ब्रेव रूप से करती है। वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो इनको यहां मना कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे राज्य उन्होंने अपने हाथ में लिए, झांसी ले लिया, सतारा का राज ले लिया, बहुत बड़ा राज था, नागपुर का राज इन्होंने अपने एनेक्स कर लिया, ये बोलते हुए कि इनके राजाओं का कोई नेचुरल हेयर नहीं है। और थर्ड जो मुझे मेजर कॉज लग रहा था वो था द एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब अवध उस समय इंडिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा राज्य होता था, बड़ा राज्यों में से एक था। ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे, उन्होंने वहां के नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह को 1856 में डिथ्रोन कर दिया। आपको बोला कि अब आप काबिल नहीं रहे इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए, उनको डिथ्रोन कर दिया और उनको कलकत्ता भेज दिया, काला पानी की सजा में उनको कलकत्ता भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। इसके बारे में मैं और आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, अगर वीडियो आगे देखते रहेंगे। जिसकी वजह से अब इनको भेज दिया, इनके राजा नवाब साहब को यहां भेज दिया गया कलकत्ता, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, रिसेंटमेंट हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन सोल्जर्स अवध के राज्य से थे और ये यहां पे प्रॉब्लम होने लग गई। और ये सारे मेजर कॉजेस थे 1857 के, और भी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। कि 1851 में पेशवा बाजीराव टू की डेथ होती है और उनके जो अडॉप्टेड सन रहते हैं नाना साहेब, उनकी पेंशन रोक दी जाती है लॉर्ड डलहौजी की तरफ से। अब इनकी पेंशन क्यों रोक दी जाती है लॉर्ड डलहौजी की तरफ से, क्योंकि वो ये बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी कि पेशवा बाजीराव ने ऑलरेडी बहुत सारी संपत्ति आपके लिए छोड़ के गई है, इसलिए आपको पेंशन नहीं देते, और वो संपत्ति को आप यूज कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई करने में, इसलिए हम आपको अब पेंशन नहीं दे सकते। तो नाना साहेब और जो उनका पूरा किंगडम रहता है कानपुर का, वो इसलिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई करता है। अब ये तो हो गए मेजर कॉजेस। इसमें थोड़े से छोटे से नॉन मेजर कॉजेस, नॉन मेजर तो नहीं बोल सकते, बट इसमें थोड़े इकोनॉमिक कॉजेस भी थे, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हम जानते हैं कि 1757 में ब्रिटिश रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी जस्ट मियर ट्रेडर से। जब ये यहाँ उतरते हैं तो यहाँ पे वो हमारे स्पाइसेस, जो कि बहुत सारे स्पाइसेस जो पूरी दुनिया भर में क्या बोलते उसको, दुनिया भर में मशहूर रहते हैं हमारे स्पाइसेस। हाँ काट देना।
दुनिया दुनिया भर में मशहूर स्पाइसेस रहते हैं, तो वो इन स्पाइसेस को चीप रेट्स, मतलब चीप रेट्स पे खरीदते थे और बाहर वर्ल्ड मार्केट पे बहुत हैवी रेट्स पे बेचते थे। तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। उसके बाद जो इंडियन सिल्क था, इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, और बाहर भी इनकी इनके कपड़ों का बहुत सारा बहुत वो मतलब बहुत लोग पसंद करते थे इंडियन सिल्क इंडस्ट्री को, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो ब्रिटिशर्स ये जान जाते हैं कि यहाँ पे इंडियन में यहाँ पे भी एक्सप्लॉइट करने का बहुत ही अच्छा वो है। तो यहाँ पे इसके बाद वो इंडियन जो क्लॉथ रहता है उसको इतना पॉपुलर रहता है कि उसके ऊपर ये अपने हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स रहते हैं वो बाहर नहीं बेच पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें जाती है। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इंपोज कर दी, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो ये भी एक मेजर कॉज रहता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद जो रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के लोगों को डिमोटिवेट कर रहे थे, कि डिस्करेज कर रही थी कि आप लोग अपना काम बंद कर दो, हम केवल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और इंग्लिश उनको बेचेंगे, मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर वो बेचा जाएगा पूरी दुनिया में। तो ये भी एक रिवोल्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस इंडियन हैंडीक्राफ्ट के लोगों को, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रहे थे। उसके बाद जो मेजर वन ऑफ द मेजर कॉजेस था वो था 1793 में, जब परमानेंट सेटलमेंट्स होते हैं और जमींदारी सिस्टम को कर दिया था, यानी कि जमींदार अब ओनर्स बन जाते हैं उस लैंड के। अगर कोई फार्मर जाता था लैंड को रेंट पे करने के लिए, तो जमींदार उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, जो कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इसको और एक्सप्लॉइट किया जाता है 1833 में, जब इंग्लिशमैन, मतलब ब्रिटेन से बुलाए हुए लोगों को इंडिया में सेटल कर दिया जाता है, परमानेंट सेटलमेंट दी जाती है और उनको ओनर्स ऑफ द लैंड बना दिया जाता है। वो जमींदार के ओनर ऑफ द लैंड बन जाते हैं और उसके बाद जो इंडियन कल्टीवेटर्स रहते हैं, इंडियन फार्मर्स रहते हैं, उनको बार बार बोलते हैं कि आप इंडिगो की खेती करिए, उनको दूसरे क्रॉप को ग्रो करने से मना कर देते हैं और इंडियन फार्मर्स केवल और केवल इंडिगो की खेती करते हैं। और बाद में ये इंडिगो उगा के, क्योंकि सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है इंडिया की, बहुत बढ़िया सॉइल है, इसलिए इंडिगो को यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो जाता है। और उसके बाद उन लोग इस इंडिगो ग्रो करके वर्ल्ड मार्केट पे बहुत ही हैवी दामों पे बेचते थे। तो जमींदारी सिस्टम, इंडिगो सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी एक मेजर कॉज रहता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रेगुलरली 100 सालों से कर रही थी। उसके बाद जो अवध का रीजन था, जो मैंने वीडियो में पिछली बार आपको बता चुका है कि अवध को कैसे एनेक्स किया था, वहां के जो तालुकदार थे, जिनके खुद के लैंड थे, उनको अचानक से जब अवध को एनेक्स करते हैं उन लोग, तो उनके तालुकदार के जो जमीनें रहती हैं उनके लैंड को कॉन्फिस्केट कर देते हैं, यानी कि कब्जा कर लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के रीजन में। तो अवध की बहुत बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से बहुत सारा लैंड और बहुत सारा सॉइल मटेरियल वहां पे था, तो उनको कॉन्फिस्केट कर देते हैं। और 1852 और 1853 में जो उनके लैंड, जो रेंट फ्री लैंड जो वहां देते थे वो फार्मर्स को, उसको कॉन्फिस्केट करके, उसको कब्जा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौड़ियों के दाम पे उसको बेच देती है अपने खुद के ब्रिटिश रूलर्स को, सेटलर्स को। तो इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन वहां पे चल रहा था उस समय। उसके बाद जो फैमिन थे 1837 और 1830 में फैमिन आए थे, मतलब अकाल पड़ चुका था, बहुत भूखमरी थी, उसमें भी कोई मदद नहीं होती ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और जो इंडियन पेजेंट, इंडियन फार्मर्स है, वो भूखा मर जाता है। तो ये भी एक मेजर कॉजेज था यहाँ पे। अगर हम दूसरी ओर देखें क्या क्या और कॉजेज थे, तो मिलिट्री कॉजेज था, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, दो प्रकार की होती थी। पहली आर्मी थी जिसमें जितने भी सोल्जर्स थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, केवल सोल्जर्स केवल ब्रिटिशर्स रहेंगे, ऑफिसर्स भी केवल ब्रिटिशर्स रहेंगे। और दूसरी प्रकार की आर्मी थी जिसमें सारे सोल्जर्स केवल इंडियन सिपॉयज ही रहेंगे, सारे सोल्जर्स केवल इंडियन ही रहेंगे। काफी बड़ी आर्मी हुआ करती थी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो इंडियन सिपॉयज थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको बहुत कम सैलरी पे रखा जा रहा था, और जितने भी प्रमोशन के काम थे, प्रमोशन भी उनको रेस के हिसाब से, मतलब अगर आप इंडियन है तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, अगर आप ब्रिटिशर है तो आपका प्रमोट ज्यादा कर दिया जाएगा। वेजेस और सैलरी भी ब्रिटेन सोल्जर्स को ज्यादा थी, इंडियन सोल्जर्स को बहुत ज्यादा कम थी। इंडियंस को केवल सूबेदार के रैंक तक प्रमोट किया जा रहा था। दो सोल्जर्स हैं, अगर एक साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया है तो इंडियन को केवल सूबेदार तक प्रमोट किया जाएगा और ब्रिटिश जो सोल्जर रहेंगे उसको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ह्यूमिलिएशन था, क्योंकि इंडियंस अपना बहुत खून पसीना लगा रहे थे, ये सब काम करने में बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, बाहर जाके ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे, उसके बाद भी उनको प्रमोशन और सैलरी नहीं दिया जा रहा था।
1856 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक और एक्ट अनाउंस करता है जिसको बोलते थे जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया था कि जी इंडियन सोल्जर्स है उनको अब बाहर भी भेजा जाएगा ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम थे, क्योंकि उस टाइम जो कम्युनिटी थी, जो पंडित कम्युनिटी थी या फिर जो इंडियन कम्युनिटी थी, वो ये मानते थे कि अगर उनका बच्चा बाहर गया है लड़ने के लिए तो एक अपशगुन हो सकता है। तो ये भी एक कॉज था जिसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर 1839 में अफगान वॉर आता है, जिसकी वजह से जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत कड़ी हार दी जाती है। इसमें हमारे जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको बहुत लॉस हुआ। कई लोग ने अपनी जिंदगियां वहां पे ब्रिटेन के लिए खोई, और जब वो वापस इंडिया आए तो उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ हमारे इंडियन सोल्जर्स का ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो अफगान वॉर भी एक मेजर कॉज थी इस रिवोल्ट का। तो ये सारे कॉजेस चल रही थी, ये सारी रिसेंटमेंट चल रही थी, ये सारी लड़ाइयां चल रही थी इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स की तरफ से। मगर ये सब फूटती है मार्च 29, 1857 में। 1857 में ये सब गुस्सा फूटता है एक बॉम्ब की तरह। और मार्च 29 में 1857 में एक ब्राह्मण सोल्जर मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर रेजिमेंट के थे, उन्होंने वो कार्ट्रिजेस जिसके बारे में हमने बात की है वीडियो के शुरुआत में कि जो कार्ट्रिजेस थी वो पिग्स और काउ के उससे बनी हुई थी, तो ये कार्ट्रिजेस, तो वो बैरकपुर रेजिमेंट में जो एनफील्ड राइफल्स थी उसमें जो कार्ट्रिजेस थी उसको वो बाइट करने से मना कर देते हैं। जब ये मना करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको फास्ट ट्रायल की जाती है और उनको आखिरी में अप्रैल 8, 1857 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको बहुत फास्ट ट्रायल होती है और उनको लेटर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अप्रैल 8, 1857 में। अब उनके एग्जीक्यूशन से, उनके अरेस्ट से जो शक था लोगों का कि कार्टेजेस में पक्का पिग और काउ फैट है, वो यकीन में बदल जाता है। और अब लड़ाई रियल में शुरू होती है मेरठ में। मेरठ में कैसे कैवलरी रेजिमेंट के जो इंडियन सोल्जर्स रहते हैं वो अप्रैल 24, 1857 को 85 सिपॉइज, जो 85 सोल्जर्स रहते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम ये कार्ट्रिजेस को बाइट नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको उसके बाद भी ट्राई कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो उनके दोस्त थे, जो उनके दूसरे सिपॉइज थे, जो उनके दूसरे रेजिमेंट में थे, मई 10 को एक बहुत बड़ी रिवोल्ट करते हैं, अपने ब्रिटिश सुपीरियर्स, अपने यूरोपियन सुपीरियर्स को मारते हैं और दिल्ली के रेड फोर्ट की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। मेरठ में कब्जा ले लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम दिल्ली में कब्जा लेंगे और अब इंडियन सोल्जर्स ही भारत को आजादी दिलाएंगे ये ब्रिटिश रूल से। इसलिए मई 11, 1857 में मेरठ को कब्जा करने के बाद ये पूरे रेड फोर्ट की तरफ चलते हैं और वहां पे जो बहादुर शाह जफर रहते हैं उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर आप लीड करिए कैंप को, आप सुल्तान बनिए इंडियन के। बहादुर शाह जफर थोड़े हेजिटेंट रहते हैं कि उनको डर भी था कि ब्रिटिश यूरोपियन सोल्जर्स से मैं कैसे उनको धोखा दे दूं, तो मगर उसके बाद बहुत सारे परसुएशन के बाद ही वो हाँ बोलते हैं बहादुर शाह जफर। इसलिए दिल्ली में मेरठ से भी लोग आने लग जाते हैं, मेरठ से भी इंडियन सोल्जर्स आने लग जाते हैं, हर जगह इंडियन सोल्जर्स आने लग जाते हैं और अपने यूरोपियन सीनियर्स को या तो वो मार देते हैं या वो भगा देते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियंस अब दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं और दिल्ली का कब्जा इंडियन सिपॉइज की तरफ आ जाता है और इंडियन सिपॉइज बहादुर शाह जफर को सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाते हैं, सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कल बता दिया था कि मेरठ में मेरठ पे सिपॉइज ने रिवोल्ट किया था और मेरठ को कैप्चर कर लिया था और मार्च कर दिए थे दिल्ली। तो स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि सिपॉइज दिल्ली पहुंचते हैं मई 11, 1857 में और बहादुर शाह जफर के पास बोलते हैं कि आप हमारे एम्परर ऑफ इंडिया बनिए, हम यूरोपियंस को हराना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स को हराना चाहते हैं। तो ऐसी करके वो अग्री करते हैं, बहादुर शाह जफर अग्री करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिपॉइज आते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स आते हैं और उन लोग दिल्ली में सारे यूरोपियंस को मार गिराते हैं या यूरोपियंस को भगा देते हैं और दिल्ली को कैप्चर कर लिए होते हैं। ब्रिटिशर्स दिल्ली से निकलते हैं और उनका सबसे पहला टास्क रहता है कि हमें दिल्ली वापस कैप्चर करना है। इसीलिए अगस्त 7 को सर जॉन निकलसन दिल्ली में एक नई आर्मी लेके आते हैं, रीइंफोर्समेंट लेके आते हैं पंजाब से और अटैक कर देते हैं सितंबर 14, 1857 को दिल्ली के फोर्ट पे। दिल्ली को ब्रिटिशर्स वापस कब्जे में लेते हैं और बहादुर शाह जफर उसके बाद सरेंडर कर देते हैं, जो कि हुमायूं टॉम्ब में शरण ले रहे थे। तो बहादुर शाह जफर सरेंडर कर देते हैं, बहादुर शाह जफर को प्रिजनर बना देते हैं और उनको लाइफ इंप्रिजमेंट को सेंटेंस कर देते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से। बर्मा में उनको भेज दिया जाता है जहां पे उनकी मौत 1862 में हो जाती है। 1862 में उनकी मौत हो जाती है और साथ ही साथ उसके बाद ब्रिटिशर्स
बहादुर शाह जफर की पूरी फैमिली को उन्हीं के आंखों के सामने एग्जीक्यूट कर देते हैं या मार देते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरे दूसरे शहरों में भी ये रिवोल्ट हुए थे। जैसे कि हम देखते हैं तीन बहुत बड़े शहर जहां पे तीन बड़े साम्राज्य जहां पे रिवोल्ट हुआ था। पहला था साम्राज्य तक कानपुर का, जिसमें मैंने पहले वीडियो में बता चुका है कि नाना साहेब काफी गुस्से थे ब्रिटिशर्स की पेंशन पॉलिसी से, ब्रिटिशर्स की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। तो रिवोल्ट जो कानपुर में था उसके जो लीडर रहते हैं वो रहते हैं नाना साहेब, जो कि बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन रहते हैं। पिछले अगर वीडियो में पहले देखेंगे तो मैं बता चुका हूं उसमें। नाना साहेब कैप्चर करते हैं फोर्ट को, कानपुर के फोर्ट को, और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे सीपॉइज बहुत सारे खुश थे। मगर जून 17 को जनरल हैवलॉक वापस कैप्चर कर लेते हैं कानपुर के फोर्ट को नाना साहब को हरा के। मगर नाना साहब के बहुत ही शातिर और बहुत ही शानदार जो जनरल रहते हैं, जो हमारे स्टोरी के आगे भी जो हमारे इस वीडियो के हीरो रहते हैं तात्या टोपे, उनके साथ वो रिकैप्चर करते हैं कानपुर के फोर्ट को नवंबर 1857 में। पर जनरल कॉलिन कैम्बेल जो आते हैं वो फिर से तात्या टोपे और नाना साहब को डिफीट कर देते हैं 1857 में, और नाना साहब नेपाल की तरफ शरण लेते हैं, नेपाल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद उनके बारे में कहीं कहीं कुछ नहीं लिखा रहता है, कहीं पाए नहीं जाते हैं। कानपुर में ये चल रहा था, साथ ही साथ झांसी में भी मैं बता चुका हूं कि रानी लक्ष्मीबाई काफी नाखुश थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, क्योंकि गंगाधर राव के बच्चे को, अडॉप्टेड सन को साम्राज्य का राजा नहीं माना जा रहा था ब्रिटिशर की तरफ से, लॉर्ड डलहौजी की तरफ से। तो रानी लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट को रानी लक्ष्मीबाई लीड करती है, और झांसी का फोर्ट जून 5, 1857 को उन लोग कैप्चर कर लेते हैं, सीपॉइज और रानी लक्ष्मीबाई की पूरी सेना। पर सर यू रोज अटैक करते हैं फोर्ट में फिर से, और मार्च 1858 में अटैक करते हैं। दोनों फोर्सेस बहुत लड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई सीपॉइज के साथ उनकी आर्मी के साथ बहुत बढ़िया लड़ाई होती है, बहुत ब्रेवली लड़ाई करते हैं। और मगर आखिरी में क्या होता है कि कुछ ट्रेटर्स, मतलब कुछ धोखा देने वाले रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देते हैं और झांसी के फोर्ट के दरवाजे खोल देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेटर्स की वजह से, कुछ धोखा देने वालों की वजह से फोर्ट के दरवाजे खोल देते हैं और ब्रिटिश आर्मी पूरी अंदर घुस जाती है। मगर तब भी रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सिपॉइज की टीम काफी अच्छे से लड़ती है, काफी ब्रेवली लड़ती है। पर क्योंकि वो नंबर में ज्यादा रहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई अप्रैल 4 को 1858 को एस्केप कर जाती है अपने फोर्ट से, और वो कल्पी, एक छोटा सा शहर रहता है जो झांसी की, जहां पे भी लड़ाई चल रही थी, जहां तात्या टोपे लीड कर रहे थे लड़ाई, वहां पे कल्पी पे पहुंचती है। कल्पी में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करती है, और बहुत ही शानदार लड़ाई वहां पे ब्रिटिशर्स को देते हैं। बहुत ब्रेवली दोनों की फोर्सेस लड़ती है। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फोर्ट को रिकैप्चर कर लेते सिंधिया से, जो कि अब ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला चुके थे। सिंधिया से उन लोग ग्वालियर का फोर्ट रिकैप्चर करते हैं। बट सिंस रानी लक्ष्मीबाई की भी जो आर्मी थी वो भी थकी हुई थी, थोड़े हारे हुए थे, झांसी में बहुत शानदार लड़ाई कर चुके हैं उन लोग, तो वहां हारी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई खुद बहुत घायल थी, थकी हुई थी। तात्या टोपे भी कानपुर में लड़ चुके हैं, मगर वो भी थोड़े थके हुए थे, घायल थे, इसलिए वो कंपीट नहीं कर पाते ब्रिटिश ट्रूप्स के सामने। मगर भागने में दोनों, वहां से निकलने में दोनों कामयाब रहते हैं। मगर इवेंचुअली तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है और उनको अप्रैल 1859 को कैप्चर कर लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है, मगर उनकी लड़ाई, उनकी ब्रेवरी की आज तक हम किताबों में बात करते हैं। आज तक हिस्टोरियन सबसे बड़ी जो लड़ाई थी रानी लक्ष्मीबाई की, तो उनकी ब्रेवरी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ते हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने। याद रखिए उनके पास गन सब कुछ था, और हमारे जो आर्मी फोर्सेस थी वो केवल तलवारों के साथ लड़ रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था उस टाइम लड़ने का। हम एक और साम्राज्य देखें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कि अवध का जो साम्राज्य था, इसकी लड़ाई एक और ब्रेव क्वीन लड़ती है, इनको लीड करती है, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। वो इनको लीड करती है, और वहां पे जो लखनऊ का रेसिडेंस था, जहां पे सर हेनरी लॉरेंस ने यूरोपियंस को रोक के रखा था, उनका गढ़ बना के रखा था, उनको इनकी आर्मी, बेगम हजरत महल की आर्मी सीज करती है और वो रेसिडेंस को कैप्चर कर लेती है। मगर सितंबर 20 सर कॉलिन कैम्बेल आते हैं और वहां पे अपनी आर्मी के साथ आते हैं और वापस रिकैप्चर कर लेते हैं लखनऊ को 1858 में। तो ये सारी लड़ाइयां इस देश में चली थी, बहुत ही ब्रेवली हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लोग लड़ रहे थे। आगे देखते हैं, सिपॉय म्यूटिनी पूरे देश में चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जिसमें सिपॉय म्यूटिनी चल भी रही थी। जैसे बिहार का स्टेट था जो कि लड़ाई कर रहा था, और वहां पे लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, जो कि ओल्ड जमींदार थे, जो कि ब्रिटिशर्स के पॉलिसी से बिल्कुल नाखुश थे, जो कि
लैंड को कॉन्फिस्केट कर दिए गए। तो कुंवर सिंह वहां लड़ाई लड़ रहे थे। ऊपर से देखा जाए तो बरेली में खान बहादुर जो खुद की आर्मी में आते हैं, 40,000 लोग को इकट्ठा करते हैं और वो वहां पे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, मगर इवेंचुअली उनके साथ भी बिट्रेयल होता है और उनको पकड़ लिया जाता है और उनको कोतवाली में फरवरी 24 1860 में मौत के घाट उतार दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला भी लड़ाई लड़ रहे थे। सारे मुस्लिम को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था कि हमको अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, भारत माता को आजादी दिलानी है, मगर उनके साथ भी बिट्रेयल होता है और उनको भी मार दिया जाता है फैजाबाद में। तो ऐसे सब बहुत सारे स्टेट्स में लड़ाइयां चल रही थी, काफी लोग लड़ रहे थे, काफी लोग अपने आजादी की लड़ाई कर रहे थे, पर बहुत सारे दिक्कतें थी जो हमारे 1857 की म्यूटिनी के सिपाहीज को झेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ट्रूप्स उन पर हावी पड़ गई इस लड़ाई में। जैसे थी कि लैक ऑफ जनरल, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था कि किसी को मिलिट्री स्किल का उतना आइडिया नहीं था। ताते तो पे रानी लक्ष्मीबाई बस इन्हीं को थोड़ा सा मिलिट्री स्किल्स का आइडिया था, बाकी किसी को मिलिट्री स्किल्स का आइडिया नहीं था। इसीलिए यहाँ पे जो है लड़ाई थोड़ी सी कमजोर पड़ रही थी ब्रिटिशर इंडियन सिपाहीज की तरफ से। दूसरा देखिए, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, सुपीरियर क्वालिटी के थे, और हमारे जो सिपाहीज थे जो यूज कर रहे थे वो थोड़ी सी खराब क्वालिटी के मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, जिसकी वजह से वो भारी पड़ रहे थे ब्रिटिश ट्रूप्स। तीसरा देखा जाए तो ओल्ड गन्स, पुराने गन से हमारे सिपाहीज लड़ रहे थे और जितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स उनके नए टाइप के इक्विपमेंट्स थे, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी हमारे उसको। हमारे जो सोल्जर्स थे वो बेसिकली जो सिपाहीज थे, सिपाहीज के रिबेलियस रिबेल्स भी थे, जो कि सोल्जर्स नहीं थे, उनको ज्यादा आइडिया नहीं था मिलिट्री स्किल के बारे में, मगर उस तरफ से जो आ रहे थे वो ऑलरेडी सोल्जर्स थे जिनको काफी सारा आइडिया था कैसे उनको लाइन ऑफ कंट्रोल करना है, कैसे उनको कम्युनिकेशन करना है। तो बहुत सारी चीजें थी। ऊपर से रेलवेज ब्रिटिशर्स के पास थी, टेलीग्राफ ब्रिटिशर्स के पास, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे थे, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंचा पा रहे थे। पर हमारे इंडियन सिपाहीज के पास ना रेलवेज थी ना कुछ थी, जो हो रहा था वो फिजिकली ऑन द ग्राउंड हो रहा था। मगर उसके बाद भी काफी धूल चटाया हमारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स को, देखा जाए। और जो मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इमिनेंट कॉज था फेलियर का, वो था कि सारे लोग नहीं लड़ रहे थे इंडियन सोल्जर्स के साथ। जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ग्वालियर से, पटियाला से जो रूलर्स थे पंजाब के, वो अभी भी अपना स्टैंड नहीं ले रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, थोड़े से लॉयल थे। इसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स थोड़े कमजोर पड़ रहे थे। तो ये सारा वजह से ब्रिटिश ट्रूप्स हावी होते हैं और 1857 के रिबेलियन को कमजोर कर देते हैं। इसके बाद मगर बहुत ही एमिनेंट चेंज होता है ब्रिटिश रूल में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इस आजादी की लड़ाई में बहुत से रिजल्ट्स बाहर आते हैं जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो इसका रिजल्ट था वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। 100 साल का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहता है उसको खत्म कर दिया जाता है 1858 में। और अगस्त 2 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है जिसके अकॉर्डिंग अब जो इंडियन स्टेट्स है और जो कंट्री ऑफ इंडिया है वो अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर प्रोक्लेम कर ली जाती है। प्रोक्लेमेशन से उसको प्रोक्लेम कर लिया जाता है, ब्रिटिश अब चलाएंगे इंडियन को। ये एक्ट ब्रिटिश क्राउन को एम्पावर कर देता है कि पूरे स्टेट्स में जो भी प्रिंसली स्टेट्स है वहां पे गवर्नर जनरल बना ले, वहां पे गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। ये सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन करता है। उसके बाद नवंबर 1 1858 को एक प्रोक्लेमेशन, लॉर्ड कैनिंग जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल रहते हैं, वो एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू पूरे इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश क्राउन के अंदर लाते हैं एंड कई सारी पॉलिसीज उन लोग निकालते हैं। जैसे सबसे पहली पॉलिसी थी कि ये बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन इंटरफियर नहीं करेगा प्रिंसली स्टेट्स में, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर्स हैं उसमें ब्रिटिश क्राउन बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। कास्ट और क्रीड को अबॉलिश कर दिया जाता है, जो पब्लिक ऑफिसेस थे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कास्ट और क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। इंडियंस को पब्लिक ऑफिसेस में अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश रूल के लिए कि अपनी आर्मी स्ट्रांग करे, इसलिए ब्रिटिश यहां पे एक दाव खेलती है। वो बोलती है कि इंडियन सिपाहीज को लेस नंबर कर दिया जाता है अब ब्रिटिश आर्मीज में, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर सिपाही ज्यादा रहेंगे तो फिर से ऐसा 1857 जैसा रिवोल्ट हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश क्राउन क्या करता है कि रीऑर्गेनाइज करता है आर्मी को और इंडियन सिपाहीज को कम कर देता है और ब्रिटिश ट्रूप्स को बढ़ा देता है, मतलब ब्रिटिशर जो अब ज्यादा आर्मी में हो सकते हैं। दूसरा था जो आर्टिलरीज थी, जो इक्विपमेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स के लिए प्रिजर्व कर दी जाता है। इंडियन सिपाहीज को हाथ में गन नहीं दिए जाता ताकि उनको डर था कि अगर गन चलाना सीख लेंगे वो तो इसकी वजह से लड़ाई और बढ़ सकती है, फिर से एक ऐसा बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। इसलिए जो गन्स थी वो केवल ब्रिटिशर्स को दी जाती है। जितनी भी हाई पोस्ट थी आर्मी में वो केवल ब्रिटिशर्स के लिए ही रहती है। बोला जाता है कि अगर हाई पोस्ट किसी इंडियन को देंगे तो वो
सीख सकता है मिलिट्री स्किल, जिसकी वजह से 1857 की लड़ाई आगे बढ़ सकती है, मतलब एक और ऐसी बड़ी लड़ाई हो सकती है। इसलिए जितनी हाई पोस्ट थी, मिलिट्री रैंक्स थे, अब सूबेदार का रैंक भी हटा दी जाता है इंडियन सिपाही से, जितने भी मिलिट्री रैंक्स थे वो सब रिजर्व कर दी जाते हैं केवल एक ब्रिटिशर के लिए, मतलब ब्रिटिशर ही एक हाई रैंक पोस्टेड आदमी रहेगा उनकी आर्मी में। तो आर्मी की तरफ काफी कंट्रोल देखने को मिलता है ब्रिटिश क्राउन का। तीसरी बात, जो लास्ट चीज जो बहुत फेमस है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन धीरे 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 डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आता है। 1857 में उन्होंने देखा था कि मुस्लिम्स और हिंदू साथ में लड़ रहे थे और यूनाइटेड होकर लड़ रहे थे, जैसे हम डिफरेंट स्टेट्स में देखा। इसलिए ब्रिटिश को लगता है कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम साथ में रहेंगे, तो लड़ाई आगे बढ़ सकती है, इंडिया को जल्दी फ्रीडम मिल सकता है। इसलिए वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं डिवाइड एंड रूल। और इसके बाद, जैसे रिवोल्ट के बाद जितने भी ब्रिटिश जनरल्स आते हैं, जितने भी ब्रिटिश गवर्नर आते हैं, जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में फूट डाल सके, और फूट डाल के फिर वो जब अगर वो यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी, कोई रिबेल नहीं करेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स चलाते हैं अगले और 90 साल, मगर उसमें भी हम आगे बढ़ते हैं जी।